भाई उमाशंकर जी, भैया ओंकार नाथ जी, हमारे परम प्रिय साकेत जी, प्रियवल शंकर जी और संचालक मेहता साहब तथा मंच पर विराजमान, सभागार में विराजमान सभी देवी और सज्जनों। बोलने का मन तो था, लेकिन ये देख रहा हूं कि 4:45 हो रहे हैं। अब अन्याय होगा, इसलिए केवल औपचारिक को श्रद्धांजलि देकर के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। अध्यक्ष पद की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है, उसे बोलने का मौका नहीं मिलता। दो बातों से, एक तो समय भाव हो जाता है, दूसरे जो कहना चाहता है सब कोई न कोई कह जाता है और पुनरुक्ति दोष माना गया है। वैसे में समय नहीं नष्ट करना चाहिए। आज दो आयोजन हैं, एक तो कवि दिवस। आपको याद होना चाहिए कि ये कवि दिवस मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म दिवस पर मनाया गया था और दुर्भाग्य से एक व्यक्ति ने भी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। इसलिए सबसे पहले मैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रयात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गुप्त जी की पहल पर यह दिवस मनाया गया था, जिसके नायक या लक्ष्य मूल रूप से मैथिली शरण जी थे। सहयोग की बात है कि उनकी भी जन्मतिथि यही पड़ रही थी। दूसरे आदरणीय गुप्त जी का शताब्दी वर्ष का आज विधिवत समापन हो रहा है। समापन नहीं कहना चाहिए, उद्यापन कहना चाहिए। इसको हम स्थगित कर रहे हैं, आगे और करते रहेंगे। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर समीक्षात्मक, संस्मरणात्मक कई दृष्टियों से विचार किया गया है और उसमें किसी से असहमति नहीं है। कुल मिलाकर देखा यह जा रहा है कि उन्होंने अंतर्विरोध और सामंजस्य दोनों का सहारा लिया है। एक हो तो परंपरावादी, एक जगह वो कहते हैं कि पतियाओ हो या न पतियाओ, ये परंपरा ही संपत्ति पाई। मेरी सबसे बड़ी संपदा है परंपरा, आपको विश्वास हो या ना, दावे की बात कहते हैं। ब्रजभाषा काव्य को उन्होंने पारंपरिक संपदा के रूप में ग्रहण किया और उसका संवर्धन किया। इस ही कि आधुनिक कविता में, ब्रजभाषा काव्य में 2, 3, 4 जो प्रतिनिधि कवि हैं, उनकी बराबरी करने वाले गुप्त जी हैं। लेकिन उसी के साथ साथ नई कविता के प्रवर्तन से भी वो जुड़े। नई कविता को ब्रजभाषा फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। नई कविता प्राचीन पुरानी रूढ़ियों से, परंपराओं से विमुखों को उनके प्रति क्रांति का उद्देश्य लेकर चली। इसके पीछे रहस्य के बिंदु क्या है? ये खोज की बात है। केवल कवि रूप में नहीं, नई पत्रिका का 14 वर्षों तक संपादन करते हुए और साथ ही नई कविता के जो मूल करण और कारण रहे हैं, ये कहें जो सैद्धांतिक बिंदु रहे हैं, उनकी आवाज उठाते हुए। उदाहरण के लिए उन्होंने पहली बार कहा कि कविता के लिए रस की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर नगेंद्र से उनकी बड़ी बहस चली। डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत उन्हीं दिनों आया था। इन्होंने तमाम लेख उस बीच प्रकाशित हुए थे, जिसमें एक रूपक बनाते हुए गुप्त जी ने कहा कि रस सिद्धांत लागू हो गया तो न जाने कितने कवि शावक, हरिण शावक जैसे सुकुमार उस जाल में फंस जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। तो नगेंद्र जी ने व्यंग करते हुए कहा कि हरिण शावक तो भले ही फंस जाए पर मत गया तो नहीं फंसेगा। व्यंग था इसके पीछे। ऐसे वाकयुद्ध भी होते रहे, लेकिन रसशास्त्र अनिवार्य नहीं है कविता के लिए। ये बात इन्होंने नई कविता के सिलसिले में शुरू की। फिर जब नई कविता में बहुतरी कविताएं शुरू हो गई, सामयिक कविता के बाद 60वीं कविता, कल की कविता, ताजा कविता, स्थानीय कविता, ठोस कविता, चित्र कविता, रोज ही नए नए आंदोलन और हाल भी झंडा बरदार बनने के लिए तैयार। तो इन्होंने ही व्यंग करते हुए एक तरह से पूर्ण विराम लगाया, कहा यह किस्म किस्म की कविताएं। और जैसे किस्म किस्म वाला नारा आया, फिर ये नाम लेने बंद हो गए। तो नई कविता का एक तरह से स्थगन भी इनके माध्यम से हुआ। उन दिनों जो नारे चले थे, जैसे दलित विमर्श के रूप में,
उससे प्रेरित होकर संभोग में लगी। संभोग का समाधान सही नहीं है, राम के चरित्र पर गलत आक्षेप की है। दूसरी तरफ स्त्री विमर्श भी शुरू हुआ था, तो उस स्त्री विमर्श से प्रेरित होकर गोपा और गौतम कृति संवेदना की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, लेकिन गौतम बुद्ध इसलिए राज्य छोड़कर चले गए क्योंकि गोपा बंध्या थी या कि योग द्वारा पुत्र प्राप्त हुआ था, यानी चरित्र पर लांछन, ये विचारणीय बिंदु है। फिर आप देखिए कि पुराख्यानों में चाहे वो जयंत हो, जयंत दुष्ट नायक के रूप में रामकथा में चित्रित किया गया है, या उसको मांसभोजी के रूप में प्रस्तुत किया, दंडित भी हुआ उसके कारण। वो गंधर्वों की जाति का व्यक्ति है और इंद्र का पुत्र है, तमाम तरह की असत प्रवृत्तियों से प्रेरित। लेकिन खैर बोधि वृक्ष में उन्होंने बौद्ध धर्म का जो सार संक्षेप है उसको बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। अब फिर आप परिवर्तन देखिए, आक्रोश के पंजे आ गए। आक्रोश के पंजे में व्यवस्था का विद्रोह, वहां उनका बिंब विधान, वो प्रतीक पटुता, वो रसात्मकता, वो छंद के लिए आत्मकता नहीं है। मुक्त छंद में लिखा हुआ पूरा काव्य, और उसके भीतर सचमुच आक्रोश है, विद्रोह है, क्रांति है, वही राजनीतिक नारे जो आज की कविता में दिखाई देते हैं। शायद परिस्थिति का दबाव है, शायद जीवन भर का असंतोष या व्यवस्था से संबंधित एक वितृष्णा जो मन में पैदा हो गई, हर बुद्धिजीवी के मन में पैदा होती है, वो भाव आपको दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे वयस्क प्रौढ़ता के साथ साथ उनका माता पिता के प्रति जो अनुराग है वो माँ के लिए कविता में, और खासतौर से वसुनामा में जो वात्सल्य झलक पड़ता है। तो ऐसे बहुत तरह के रूप, हाँ इसी तरह से आदिम एकांत में आदिम जीवन की जो प्रक्रिया होती है, प्रिमिटिव लाइफ का सौंदर्य शास्त्र, वो प्रिमिटिव एस्थेटिक्स बन करके आया। ये सब परस्पर अंतर्विरोधी है, उससे एक सारता निकाल पाना बड़ा कठिन है। लेकिन इन सब अलग अलग प्रयोगों में गुप्त जी ने अपनी कला, दक्षता और कुशलता प्रमाणित की। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने नारा दिया कि कभी वही जो अकथनीय कहे, इसको लेकर बहुत विचार हुआ। अकथनीय माने जो कहने योग्य ना हो, सीधा सीधा तो यही निकलता। उनका तात्पर्य रहा कि जो आमतौर से नहीं कहा जा सकता, कठिन है जिसको कह पाना। गुप्त जी, वचीशरण जी कहते हैं ना, कठिन है कविते तब भूमि, विरस जीवन व्यर्थ बहा सरसदो पद भी हुए। कठिन है कविते तब भूमि, पर यहाँ श्रम भी संसारा। तो कविता की भूमि, अर्थ की भूमि, यानी नई उद्भावना खोजना, नई विषय वस्तु लाना बहुत कठिन है। ऐसे कठिन, दुस्साध्य, कल्पनीय, या कह लीजिए बड़े श्रम से जो सूझ में आते हों, उन विषयों पर कविता करना वो अकथनीय है। तो कभी वही जो अकथनीय कहे। पर आप कुल मिलाकर देखेंगे कि उनकी कविता का आनंद वस्तुतः ब्रजभाषा में ही है, और वो भी मूलतः उनके भी विधान में। बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे छंद उमाशंकर जी ने पढ़े और दोनों संग्रहों में भरे पड़े हैं। मन झूम झूम उठता है अगर उसके अर्थ तक पहुंच हो जाए तो। कुछ बहुत दुरूह गूढ़ बिंब है और कुछ सहज है, सबकी समझ में आ जाते। मैं एक सहज बिंब ही आपके सामने रखूंगा। आपने पढ़ा होगा, नई कोपले फूटी निगाहन में, वह संधि का वर्णन कर रहे हैं। किशोरावस्था से एक युवती अब यौनावस्था की ओर जा रही है। क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसकी मनोदशा में, उसकी देह दशा में, उनका आप संकेत खाली पकड़िएगा। नई कोपले फूटी निगाहन में, नए नेह सो नैन हठीले भये, आंखों में हठीलापन आ गया। नए पौने के झोंकन में उघरी, कबरानी के बंधन ढीले पड़े। कबरी कहते हैं जो चोटी बांधते हैं, वो ढीली हो गई, मुक्त कुंदला हो गई। कसिके अंगिया अंगरान लगी, अधरा कुछ और रसीले भये, कुछ और कपोल न लाली चढ़ी, कुछ और कटाक्ष कटीले भये। इस तरह से सांकेतिक भाषा में सौंदर्य का जो उत्कृष्ट रूप दिया है, ये उनकी कविता है। दरअसल यही उनका सबसे बड़ा सौंदर्य है। उसको
नई कविता में भी डालने की कोशिश जगह जगह पर की है। खासतौर से पाँव के नाव में बिंबात्मक कविताएं बहुत है, शब्दंश में भी बहुत है। बादलों की नील के ऊपर खिला शिखरों का अकस्मा कबल, भोर की भरमूट कुमकुम किरण इस तरह से कई फेंकी, बनों के वाहन पुरैन पात रंग उठे, ज्योति की बहुरंग झलमिल मछलियाँ। जैसे मछली घर जो बनाते हैं, मछलियों का बक्सा, उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं, उसी तरह से आकाश में वही बिंब चित्रित किया गया है। बादलों की झील है। अब सोचिए बादलों की झील कैसे होती है। पहाड़ के ऊपर जो बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ उनका फैलाव, लगता कोई झील है। उसके ऊपर शिखर दिख रहे हैं, पर्वत की चोटियां दिख रही हैं, ऐसा लगता है उसमें कमल खिलाया। ये सब बिंब है। तो ऐसी बहुत सारी उत्प्रेक्षाएं, ऐसी बहुत सारी उपमाएं उनकी कविता का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है। और दूसरा पक्ष वो है जिसमें प्रबंधात्मकता है, वर्णनात्मकता है, विवरणात्मकता है। ब्रजभाषा में भी, खड़ी बोली में भी उनकी अपनी गति थी, अपनी स्थिति थी, अपना अधिकार था। एक बहुत बड़ी देन डॉक्टर जगदीश गुप्त की है, और वो है तुलनात्मक अध्ययन की शुरुआत। गुजराती और ब्रजभाषा के कृष्ण काव्य का जो उनका पीएचडी शोध कार्य रहा है, उससे कंपैरेटिव लिटरेरी हिस्ट्री और कंपैरेटिव लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसकी शुरुआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने केवल अध्यापन के माध्यम से नहीं, केवल शिक्षण के द्वारा ही नहीं, साहित्य की सक्रिय संस्थाओं के साथ जुड़कर बहुत बड़ा काम किया। हम लोग बहुत ऋणी हैं भारतीय हिंदी परिषद में, उनकी 30 वर्षों तक की जो भूमिका रही अखिल भारतीय स्तर पर, जिसका सपना डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने देखा था, उसको कार्यान्वित करने में वे बहुत सक्रिय रहे। और सबसे बड़ी उपलब्धि से पूछा जाए तो वह है उनका प्रागैतिहासिक कलात्मक अध्ययन। प्रागैतिहासिक अध्ययन में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के बाद पूरे भारत में हिंदी माध्यम से लिखने वाले वे दूसरे व्यक्ति माने जाते हैं। अजंता और एलोरा की कला क्या थी, और उसके पहले मोहन गोदाड़ों की कला क्या थी, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, उन रूपाकारों को जिस तरह उन्होंने चित्रित किया है। स्केच में उनको महारत हासिल था। वो बैठे बैठे 2 मिनट आपको देखते थे, चित्र बना देते। जो पत्र भेजते थे वो भी चित्र शैली में आता था। ये चित्रकारी की हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है। वो कुछ कार्ड अपने पास रखे रहते थे, रंग बिरंगे स्केच पेन रखे रहते। आपसे बात कर रहे हैं और साथ ही साथ बनाते चले जा रहे हैं, और 2 मिनट बाद जब आप चलने लगे तो बनाया हो चित्र आपको दे देंगे। तो एक चलता फिरता म्यूजियम उनके पास था, एक डायनेमिक म्यूजियम। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने प्रागैतिहासिक चित्र बनाए उस पर पूरा ग्रंथ है। ये हिंदी वालों को नहीं, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री वालों को उस किताब को पढ़ते हुए, उसकी चर्चा करते हुए देखा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चित्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के शोध के क्षेत्र में, समीक्षा के क्षेत्र में, फिर कविता के क्षेत्र में, और कविता नई और पुरानी, इन सभी क्षेत्रों में जो उनका प्रदेश वो चिरस्मरणीय है। आप लोगों ने बड़े मनोयोग के साथ पूरे वर्ष का समारोह बनाया। मेरा अनुरोध है कि ये क्रम इसी तरह से जारी रहे। जिन जिन लोगों की इसमें सहभागिता है, मैं सबको बधाई देता हूँ और सबको प्रणाम।